वाक्य भी नहीं है ना, उपवाक्य है छोटा सा। उसमें बहुत सी बातें आ गई हैं, अभी हम चर्चा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और आप लोग भी चाहें तो इसे समझने का प्रयास जरूर करें, है ना। और ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, इतना तो लिखोगे। अविभाज्य और चेतना युक्त अणु, किताबों में तो फिर सब मिलेगा। दोबारा लिख रहा हूं, आप इससे समझ सकते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी आया है, आप देखे होंगे, ये किसी वर्ष पूछा गया है। हम्म, 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 हम्म। समझते हैं, है ना, और समझते समझते लिखिएगा, ठीक। यदि आप उपनिषदों का दर्शन से इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता है ना? और इंटीग्रल और कैलकुलस ये सब तो आप सुने होंगे, है ना। समय की कमी के कारण मैं नहीं जोड़ पा रहा हूँ। ये मतलब जो आप दार्शनिक देखते हैं यूरोप के जगत के, है ना, तो ये इन्हीं से सब फिर क्या होता है, गणित और फिजिक्स की बहुत सारी संकल्पनाओं का जन्म होता है। मतलब जैसे हम छोटा उदाहरण एक देना यहाँ पर जरूरी रहेगा। जैसे हम लाइट को परिभाषित करना चाहते हैं, प्रकाश को परिभाषित करना चाहते हैं, काफी मुश्किल जाती है ना। आप में से कोई भी लाइट को परिभाषित करना चाहेगा? आपका फर्स्ट डे लग रहा है, आपका और आपके सामने भी कौन है, ये सामने कौन है, फर्स्ट डे है, लगातार हो। हम्म, पीछे नो मतलब नो या यस, नाम क्या है? अनुराधा सारथी, सामने कृतिका सेन, लगातार हो कृतिका, पक्का? कहाँ बढ़ती थी? पीछे, आज प्रमोशन में हो, ठीक है। चलिए सारथी जी, आप बताइए प्रकाश क्या है? कोई भी स्टूडेंट, लड़कों से भी कोई बता सकते हैं? बहुत तकलीफ होती है प्रकाश को समझने में वैसे। बोलो बोलो। कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स, ये साइंस का डेफिनेशन है, और ये साइंस का डेफिनेशन यहीं से आया है। इन लोग जैसे ये सब जो डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज हैं, ये सब उच्च कोटि के क्या हैं, गणितज्ञ हैं। तब मतलब बेसिकली ये सब फिजिक्स वाले हैं, साइंस वाले हैं। आप पढ़ लेना इनका जीवन परिचय, कोई कैलकुलस समझाया है ना, कोई समाकलन की कोई दुनिया दिया है, कोई डिफरेंस है ना, कोई अवकलन की दुनिया दिया है। अलग अलग कई चीजों के आविष्कारक भी हैं यूरोप के दार्शनिक, और वो दर्शन से ही किसको समझा पाए हैं, साइंस को। और चूंकि हम साइंस को पढ़ते हैं तो उसमें से दर्शन तत्व को निकाल देते हैं, इसलिए हमको क्या लगता है, साइंस अल्टीमेट है। नहीं, साइंस को अल्टीमेट लेवल तक पहुंचाता कौन है, फिलॉसफी। जैसे एक शब्द में अभी मैं उत्तर यही सुनना चाह रहा था, प्रकाश क्या है, तो साइंस का विद्यार्थी बिल्कुल जानता है प्रकाश क्या है, फोटान है। अब उसके बाद प्रकाश को फोटान कह दिया हमने, तो फोटान क्या है? अब एक्सप्लेन करो, एमटेक भी बैठी है यहाँ पर, बीटेक, एमटेक, बी, फोटान क्या है? हाँ, एनर्जी, आगे बोलो, व्हाट इज, मतलब सही बोलो, ऊर्जा का बंडल, ऐसा हम बोल देते हैं। तो ऐसा बंडलबाजी क्यों कर रहे हैं हम? प्रकाश को हम दूसरी लिख चुके ना, लिख लो पहले, जो लिख रहा है भैया सुनता नहीं फिर वो ध्यान से, इसको लिखो, याद करने का प्रयास करो, फिर चर्चा शुरू करते हैं।
बता रहा हूँ ना, वो एक्सप्लेन करूंगा, सबको करूंगा। एक मैडम ना बहुत ध्यान से लिख रही, उन्हीं के नाम से रुक गया, और दाएं बाएं कुछ नहीं देख रही। मैं पहले लिख के रहूंगी बोल रही, ठीक है। अच्छा, सबका लिखना बचा हुआ है। अच्छा चलो, सब लिखना छोड़ो अभी, सुनो मैं बताऊंगा ना आपको, ये तो आपके नोट्स में है मेरे भैया, पूरा पूरा आपके नोट्स में है। सुनो पहले ध्यान से, आप ऐसे में तो फिर पूरा दिन निकाल दोगे। प्रकाश क्या है? फोटान है, ऐसा हमने सुना है, ऊर्जा का बंडल है। ऐसा क्यों कहना पड़ गया? दुनिया की हर चीज को तो हम समझा रहे थे। प्रकाश को लेकर के दिक्कत आई थी कि नहीं आई थी, प्रकाश को समझाने में, कि नहीं आई थी? क्या दिक्कत आई थी? जैसे न्यूटन ने समझाया था ना प्रकाश का कणिका सिद्धांत, कि किसी स्रोत से प्रकाश किसके रूप में निकलता है? कणों के रूप में निकलता है। फिर कणिका सिद्धांत में फॉल्ट आया, कॉन्सेप्ट कण के रूप में प्रकाश को स्वीकार नहीं करते बना। तो फिर क्या आ गया? किसका आया? हाइजेनबर्ग का कौन सा सिद्धांत आ गया था? तरंग सिद्धांत, कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर डुअल नेचर आया, हाँ, डी ब्रोगली, ठीक है। फिर आइंस्टीन था। पूरा जो था क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गया था। जब अपन दो प्रकार का फिजिक्स पढ़ते हैं ना, क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, सुनते होंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसको? प्रकाश को। एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की घटना हुई थी, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करने के लिए ही आइंस्टीन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे नहीं मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने पे मिला था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना मतलब प्रकाश को एक्सप्लेन करना, और प्रकाश को एक्सप्लेन करना मतलब परमात्मा को एक्सप्लेन करना, क्योंकि परमात्मा ही प्रकाश है। अब मैं प्रकाश को ही परमात्मा क्यों कह रहा हूं? मतलब दुनिया की सारी चीजें आपको समझ में आती हैं, प्रकाश समझ में नहीं आएगा, समझना चाहोगे तो। और साइंस भी 100% परफेक्शन के साथ प्रकाश को नहीं समझा पाया है। प्रकाश का जैसे कल हम द्रव्य के बारे में जाकर के रुक गए थे ना, अंतिम में मैंने कहा कि केला केला है, अंगूर अंगूर है, अनार अनार है, आम आम है ना, कुर्सी कुर्सी है। ऐसा अंतिम में आदमी हर चीज में अटक जाता है, फिर भी छोटी मोटी चीजों को तो समझाते समझाते समझा ही लेता है। प्रकाश को कोई नहीं समझा पाया। क्यों? क्योंकि देख लो, आज भी आप समझना चाहोगे, प्रकाश न तो पकड़ में आता, कोई इसे पकड़ सका है क्या? है ना? न तो हम उसे क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते थे सही तरीके से। यद्यपि प्रकाश की गति को नापा गया, नापने के लिए बहुत सारे क्या किए गए, प्रयोग किए गए, ये भी आप साइंस में पढ़ते हैं। चलो गति को नाप लिए, पर वो है क्या? बाकी चीजें द्रव्य होती हैं। द्रव्य मतलब हम सब, द्रव्य मतलब ये लकड़ी, कुर्सी, टेबल, मेटर, सब्सटेंस, ये चीजें दिखती हैं, इनका वजन करते बनता है ना। इनका अस्तित्व का हमें प्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष होने के साथ साथ हम इनमें बहुत सारे भौतिक गुणों का सहज सरल तरीके से क्या देखते हैं? समावेश देखते हैं। पानी का हमें प्रत्यक्ष होता है, पानी को हम नाप भी सकते हैं, पानी को हम तौल भी सकते हैं। पर उतना ही प्रत्यक्ष हमें किसका होता है? प्रकाश का भी होता है। जैसे हम पानी को देखते हैं, वैसे ही हम किसको देखते हैं? प्रकाश को देखते हैं कि नहीं? पर हम प्रकाश को क्या पानी की तरह समझ सकते हैं? क्या हम प्रकाश को आसानी से तौल सकते हैं? क्या हम प्रकाश को आसानी से पकड़ सकते हैं? तो प्रकाश को समझाना काफी मुश्किल काम था। और प्रकाश को अंतिम में क्या माना गया? ऊर्जा। ऊर्जा का द्रव्य से अंतर क्या है? तो द्रव्य में विभाजन का गुण होता है। जो भी सब्सटेंस है वो टूटेगा, है ना भाई। ये टेबल है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। ये पेन है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे? तोड़ेंगे। और जब तक हमें कोई चीज द्रव्य रूप में महसूस हो रही है, तब तक हम उसको क्या कर सकते हैं? विभाजित विभाजित और विभाजित कर सकते हैं। परंतु किसे हम विभाजित नहीं कर सकते? ऊर्जा को हम उस तरीके से विभाजित नहीं कर सकते। तो चेतना जो होती है हमारे अंदर, या आत्मा जो होती है हमारे अंदर, वो ऊर्जा है। ऐसा हम मान करके क्या करते हैं? आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो चेतना है वो किसका गुण है? एनर्जी का गुण है।
है ना। और जो विभाजन है वो किसका गुण है? द्रव्य का गुण है। तो द्रव्य को विभाजित करते करते उस स्टेज तक ले जाओ कि अब विभाजन संभव नहीं है, तो वही लास्ट द्रव्य जो है, चाहे गाढ़ पार्टिकल कहलाएगा चाहे द्रव्य कहलाएगा। तो द्रव्य का जो लास्ट लिमिट है वो हो गया उस भाज्यता, वो अविभाज्यता में पहुंच गया। और उस अविभाज्य द्रव्य में क्या है? चेतना है। वो छोटा सा कण है जिसे अब आप तोड़ नहीं सकते, वो अविभाज्य हो चुका, ब्रह्म बन चुका, लेकिन उस छोटे से कण में चेतना है। तभी उस कण से किसका निर्माण हुआ है? पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये गॉड पार्टिकल की ही थ्योरी है। इसी थ्योरी को हिग्स बोसान थ्योरी में साइंस में प्रूव किया गया। आपने सुना होगा ना बोस आइंस्टीन थ्योरी, उसमें आइंस्टीन का नाम आता है और बोस के रूप में किसका नाम है? बोस कौन है? सुभाष चंद्र बोस? तो जगदीश चंद्र बोस? सत्येंद्र नाथ बोस हैं। ठीक है, तो जो बोसान नाम है वो हमारे यहाँ के बोस के नाम पर है। तो हिग्स बोसान की थ्योरी, गॉड पार्टिकल की थ्योरी और ये चिद अणु की थ्योरी बिल्कुल सेम है। चेतना युक्त और अविभाज्य अणु, मतलब ये दो चीजों को आपस में मिला रहा है। किसके किसके गुण को मिला रहा है? मेटर और एनर्जी के गुण को मिला रहा है। यानी जो हम साइंस वाले हैं, जो हम पढ़े हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति, इसीलिए मैं पहले लाइट से शुरू किया पढ़ाना। जो प्रकाश के ड्यूअल नेचर को समझेगा वही चिद अणु को समझ पाएगा। 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा में है। यानी कौन से दो गुण? या तो मेटर का गुण होगा किसी में, या तो किसका गुण होगा? एनर्जी का गुण होगा। परंतु चिद अणु एक ऐसा अद्भुत तत्व है जिसमें मेटर का भी गुण है और उसमें एनर्जी का भी गुण है। पर वो मेटर की लास्ट लिमिट में है, मेटर के गुण से लगभग परे है, क्योंकि मेटर का गुण हमेशा क्या रहता है? विभाजन रहता है। लेकिन ये मेटर होते हुए भी ऐसा मेटर है जो अविभाज्य है। तो ये चिदणु की परिभाषा है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझाना चाहूंगा। एक्चुअल में 3 दार्शनिक हैं इन लोग, डेकार्ट, स्पिनोजा और लिबनिट्ज, जिसमें डेकार्ट जो है वो द्वैतवादी दार्शनिक है, स्पिनोजा अद्वैतवादी दार्शनिक है, और ये दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला रहा है। पर जितना इतना डीप में आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। आप चिदणु की परिभाषा दीजिएगा, मेरे ख्याल से दिमाग में कुछ ना कुछ तो बैठ गई, जिसको मुझसे डिस्कस करना है और पूछ ले। होमवर्क है चिद अणु की विशेषताएं लिख के लाइएगा, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। फिर आपको मैंने ऐसी बंद कर देना भाई, या इसका कहीं पे रिमोट मेरे हाथ में दे दिया कर। दीक्षित सर को जरूरत होती होगी, है ना, मुझको जरूरत नहीं लगती। कहीं पे ना रिमोट दे दोगे तुमको बुलाना भी नहीं पड़ेगा। तो बटन कहाँ पे है? बस मेरे को ये डर लगता है ना कि एसी बटन को बंद करते करते मैं पूरे प्रसारण को बंद मत कर दूं ऑनलाइन। एक आध दो बार हो चुका है रायपुर में, पूरा सब सिस्टम ही बंद हो जाता है, किसी बटन से जुड़ा रहता है। फिर से समझिए, अब इस चिदणुओं को फिर गंभीरता में लीजिए। तो ये चेतना युक्त अणु दुनिया का निर्माण करते हैं, या दुनिया में हम जितने प्रकार की विविधताएं देखते हैं उसके मूल में जाओगे तो सबके मूल में क्या रहेगा? चेतना युक्त अणु। अरे भाई, किसी भी चीज को तोड़ोगे वो किससे बनी है? अणु से, परमाणुओं से बनी है। और ये परमाणु सामान्य परमाणुओं से भिन्न क्यों है? यदि ये चेतना युक्त नहीं होते तो इससे दुनिया कैसे बनती? मिट्टी तब तक मिट्टी है जब तक वो मिट्टी है। फिर उसी मिट्टी से हमारा शरीर बना, तो उस मिट्टी से बने हमारे शरीर में अद्भुत क्या आ गई? चेतना आ गई। उसी चावल दाल रोटी सब्जी को खा करके हमारे शरीर का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। उसी को खा करके कुत्ते के भी शरीर का विकास हो रहा है, खरगोश के भी शरीर का विकास हो रहा है। पर खरगोश और कुत्ते में क्या है? अंतर है। तो जो बेसिक मोनेड है कुत्ते का, खरगोश का, वो हमारी तुलना में कम विकसित है ना। तभी तो हम उससे क्या है? एडवांस स्टेज में है। तो हर प्रकार के जो जीव जंतु हैं या जो पूरी दुनिया है उसमें अलग अलग प्रकार के क्या है? चिद अणु हैं। यानी चिद अणुओं में भी अलग अलग क्या है? चेतना के स्तर पर अंतर है। उस अंतर के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि वो चेतना कितनी बढ़ेगी और कहां तक जाएगी। मनुष्य सौभाग्यशाली है कि उसको अपनी चेतना को पहले स्तर से 5वें स्तर तक ले जाने की स्वतंत्रता है। आप इसको तुरंत देख करके समझ सकते हैं, उपनिषदों में भी इसे समझाया गया है अलग तरीके से, है ना। पहले नंबर पर आते हैं नग्न चिद अणु, नेकेड मोनेट्स। इनमें चेतना बहुत कम होती है। अचेतन जड़ जगत को इसका प्रतिनिधि बताया गया। जैसे मिट्टी वगैरह मैं बता रहा था, मिट्टी, धूल, पत्थर,
इनमें चेतना कम है जरूर, लेकिन कम है। इतनी कम है कि आप तो इन्हें मृत जैसा ही मानते हैं, लेकिन मिट्टी में भी जीवन है, क्योंकि उसी मिट्टी से ही जीवन की क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है। दर्शन में आप जाओगे तो बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड, थोड़ी सी चेतना बढ़ गई तो क्या आ गया, उपचेतन चिदणु, सबकॉन्शियस मोनेट्स। इसमें चेतना का स्फुरण हो रहा है। स्फुरण मतलब बीज विकसित हो रहा है। स्फुरित होना मतलब प्रकाशित होना, इनिशिएटिव, इनिशियल स्टेज में आना। तो उपचेतन चिद अणुओं में चेतना का स्फुरण है, मतलब चेतना का थोड़ा सा स्टेप बढ़ गया। इसमें कौन सी जगत की बात आ गई, वनस्पति जगत। मिट्टी की तुलना में वनस्पति जगत ज्यादा एक्टिव दिखता है। पहले वनस्पति जगत को भी मृत मान लिया जाता था, फिर भारत के ही साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि पौधों में क्या है, जीवन है। और तो और उन्होंने केस्कोग्राफ नामक उपकरण के माध्यम से उनकी संवेदनाओं को भी दिखाया कि कुल्हाड़ी लेकर जब कोई तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है तो पौधे के अंदर किस तरह की भावनाएं आती हैं। इसको जगदीश चंद्र बोस ने बाकायदा साइंटिफिकली प्रूव किया था। तो इसको यहाँ पर कहा गया कि इनमें चेतना का स्फुरण शुरू हो चुका है। किसमें, वनस्पति जगत में। ठीक। तीसरा आता है चेतन अणु। इनमें चेतना की स्पष्ट अभिव्यक्ति दिखती है। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता कभी रोता भी है ना, आप देखे होंगे। ठीक, वो गुस्से में भी आ जाता है, काटने भी दौड़ाता है ना। तो ये चेतना की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। तो ये पशु जगत है। ओके। उसके बाद चौथे नंबर पर कैसे मोनेट्स होते हैं, आत्मचेतन, सेल्फ कॉन्शियस। तो चेतना का और उच्चतम स्तर है। तो यहाँ पर आप कुत्ते से अलग है कि नहीं है। कुत्ते में गुस्सा है, क्रोध है, भूख की अभिव्यक्ति करता है, गति है, लेकिन आप में उससे बढ़कर संवेदना भी है, संचरण भी है, ज्ञान विज्ञान की भी आप अभिव्यक्ति करते हो। आप बांसुरी बजा सकते हो, कुत्ता नहीं बजा सकता। ठीक है, अब आपको ज्यादा नहीं समझा सकता। आप के और आपके भाई में, मतलब दोस्त में, मतलब आप में और कुत्ते में क्या अंतर है आप जान रहे हैं। ठीक है, तो ये चेतना की क्या है, अभिव्यक्ति का एक अलग लेवल हो गया। इसमें कौन सा जगत आ गया, मानव जगत। फिर उसके बाद चेतना की जो एक्सट्रीम अभिव्यक्ति है वो परमात्मा है। उसे कहा गया परम चिद अणु अथवा रानी चिद अणु। वो रानी नाम भी दिया है, परम चिद अणु ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मान लो मैं परम चिद अणु पढ़ाया, एग्जाम में रानी चिद अणु पूछ दिया, तो दोनों एक ही हैं। परम चिद अणु, सुप्रीम मोनेड और क्वीन मोनेड। परम चिद अणु या रानी चिद अणु। ये चिद अणुओं का चिद अणु है, बॉस ऑफ द बॉस। सभी अणुओं का, सभी चिद अणुओं का क्या है, वो मूल है। उसे हम किस नाम से जानते हैं, परमात्मा के नाम से जानते हैं। तो जो दुनिया है वो 5 प्रकार के, दुनिया में मतलब कितने प्रकार के चिद अणु हैं, 5 प्रकार के चिद अणु। और इसीलिए 5 प्रकार के क्या हैं, जीव जंतु हैं। जैसा आपको कौन बता रहा था, जैन दर्शन भी द्विंद्रीय जीव, तीन्द्रीय जीव कर रहा था ना, वैसे ही कौन कर रहा है, लाइबनिट्ज भी कर रहा है। और उससे पहले, सदियों पहले तैत्तिरीय उपनिषद में बता दिया गया है कि ये सब अभिव्यक्तियां एक इंसान के अंदर ही हैं। मतलब हम भी तो, हम 84 लाख योनियों की जो बात करते हैं, तो हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का क्या हो रहा है, रूपांतरण रूपांतरण रूपांतरण। हम लगातार कहां जा रहे हैं, उच्चतम स्तर की ओर जा रहे हैं। और आप अपने एफर्ट से छलांग भी लगा सकते हैं। जैसे हमने किस में पढ़ा था, अतिमानस की अवधारणा में पढ़ा था। आपके शरीर में चेतना के 5 स्तर हैं, जिसे उपनिषदों में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और क्या कहा गया है, आनंदमय कोश। समाधि की स्थिति में आप आनंदमय कोष में पहुंचेंगे, कुंडलिनी जागरण में आप आनंदमय कोष में पहुंचेंगे। और ये कैसा कोष है, आपके शरीर में ही है। आपके नोट्स में अलग से ये आत्मा वाला जो पहला स्वरूप का चैप्टर है ना, उपनिषद वाला, वहां पर आत्मा की 3 स्थिति बताया हूं, जागृत, सुसुप्त और तुरीयावस्था। वहीं पर इन 5 कोषों का अलग से परिचय भी है। ठीक है, और भी मिलता है, इसको समझ लो। अभी तो आप समझ ही चुके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसान होते हुए भी यहीं पर रहेंगे, अन्नमय कोष। हमारे शरीर का, हमारा चेतना का ये पहला स्तर है, अन्नमय कोष। अन्नमय कोष मतलब जो कोष अन्न से बनता है। तो अन्न से क्या बना, आपका शरीर। तो आप यदि शरीर तक ही हैं तो अन्नमय कोष के स्तर पर आप में चेतना है। इंसान होते हुए भी मुर्दा हो। शरीर के स्तर पे समझ रहे हो ना भाई, खाना शरीर की क्या है, आवश्यकता। हर इंसान खा लेता है। और बहुत सारे महान लोग ऐसे होते हैं कि खाने के लिए ही जी रहे हैं।
रोज खा रहे हैं, बफे में खा रहे हैं, घर में खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, खा हम लोग भी रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन किस पर चल रहा है? खाने पर, उसके विविध प्रकारों पर, अच्छे अच्छे कपड़ों पर, यानी उसमें चेतना अभी अचेतन जड़ जगत जैसी है। ये इंसान होते हुए क्या है? मुर्दा जैसे लोग हैं। ये किस स्तर पर है? अन्नमय कोश। फिर सेकंड है प्राणमय कोश। प्राण शक्ति अंदर कहीं है, जिसके लिए हम प्राण वायु ऑक्सीजन ले रहे हैं, वनस्पतियों से ले रहे हैं, है ना। और हमारे अंदर एक चेतना इतनी तो जाग चुकी है कि हम अपने शरीर के साथ साथ अपने प्राणों के प्रति अब संवेदनशील है। सरल तरीके से समझोगे तो, कि भाई केवल खाने से काम नहीं चलेगा, ढंग का खाओ, ऐसा खाओ जिससे लंबी उम्र जी सको, है ना भाई। अच्छी जलवायु में रहो, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करो, मतलब थोड़े अच्छे लोग हैं। तो किस स्तर पर पहुंच गए? प्राणमय कोश। फिर तीसरा है मनोमय कोश, आपके शरीर का अंदर का स्तर। पहले बॉडी लेवल है, ये सब हमारे सब कॉन्शियस माइंड में मौजूद है ना। तो बॉडी लेवल क्या कहलाता है? अन्नमय कोश। उससे अंदर जाओगे, जहां पर कहीं आपकी जिंदगी बैठी है, वो कौन सा कोश है? प्राणमय कोश। प्राण से ऊपर चेतना को ले जाओगे, मनोमय कोश। मन मतलब क्या है? आपका मन का स्तर। मेरा मन अच्छा लग रहा है, मेरा मन बुरा लग रहा है, चेतना और बढ़ गई। आप मन के अनुसार चलते हो, सभी लोग करते हैं ऐसा। यहां पर भी आप बहुत अच्छे इंसान नहीं बन पाए हो, थोड़ा अच्छा है। आपका मन पढ़ने का किया, पढ़ लिया, आपका मन खाने का किया, खा लिया, ऐसा है। उसके ऊपर फिर विज्ञान में कोश है, जहां पर बुद्धि, तर्क, वितर्क, चिंतन, इसका क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। आप विवेक के अनुसार चलते हो। मन खाने का करता है, पर उसे क्या करते हो? रोकते हो। मन नहीं पढ़ने का करता है, पर उसे क्या करते हो? बैठाते हो। मन को भगवान की तरफ अभिमुख करने का प्रयास करते हो। ये विज्ञान में कोश है। और ऐसा करते हुए यदि आपकी चेतना की अंतिम अभिव्यक्ति पर आप पहुंच जाते हैं, आपका ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, आपको ब्रह्म से आपका साक्षात्कार हो जाता है, तो आप फिर आनंदमय कोश में चले जाते हैं। आपको बाकी चीजें क्या लगने लगती हैं? द्वितीयक या सेकेंडरी लगने लगती हैं। तो चिद अणुओं का भी 5 लेवल है, हमारे चेतना के भी 5 स्तर हैं, और ऐसी जगत के विकास का भी 5 स्तर है। इसे हम मोनेट का वर्गीकरण के नाम से जानते हैं, चिद अणुओं के प्रकार के नाम से जानते हैं। और देख लीजिए, ये प्रश्न आया हुआ है, आपके लिए नोट्स भी बनाकर दिया गया है, आपके नोट्स में है, तो भी मैं बोर्ड में बताया। आप समझ सकते हैं क्यों बताया? क्योंकि नोट्स को पढ़ने में आप समझ नहीं पाते। 5 प्रकार क्या क्या लिख दिया है, नेकेड, उपचेतन, चेतन, गलत सलत कुछ वर्गीकरण नहीं है। समझ के विकसित होने की जरूरत है। यदि मैं समझा पाया तो मुझको भी अच्छा लगेगा। समझ में आई बातें? यस। हाँ, लगभग। बस बातों को कहने का तरीका क्या है, बदल रहा है। अंतिम तत्व तो वही रहेगा, चाहे कोई कहे दुनिया में। जब उसकी चिंतन की गहराई पे जाओगे, साइंस पे जाओगे, एनर्जी पे जाके थम जाएगा वो, ये आत्मा पे जाके थम जाएगा। अंतिम सत्य तो एक ही रहेगा, बस उसको कहने के तरीके क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ठीक। अब देखिए, आपके सिलेबस में एक और जोड़ा हुआ है, पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम। ये नोट्स में नहीं है, इसको लिख लीजिए। इसको लिख लिए ना मैडम लोग? ठीक। हेडिंग डालिए, पूर्व परमात्मा या ईश्वर, आनंदमय कोश, चिद अणुओं का चिद अणु, बॉस ऑफ द बॉस, चिद अणुओं की आत्मा, यानी आत्मा की भी आत्मा। चिद अणु तो खुद आत्मा जैसा है, आत्मा की भी आत्मा। उसी को तो हम सरल शब्दों में परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ऐसा है। अब लिखिए, पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम, डॉक्ट्रिन ऑफ प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मोनी। अरे यार, हाँ चलो, हेडिंग डाल लिए ना। लेकिन एक चीज जो आपको मैं होमवर्क दिया हूं उसको पहले कराऊं, तब आप इसको समझ पाएंगे, पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम को। तो वहीं पर साइड हेडिंग डालने, नियम को काटे मत, इसको एक्सप्लेन करने से पहले चिद अणुओं की विशेषताएं लिख लें। आपका वो काम भी मैं ही कर देता हूं। चिद अणुओं की विशेषताएं। तो पहला लिखिए,
चिद अणु जो एक परिभाषा में लिखी गई है ना, चिद अणु अविभाज्य और चेतना युक्त अणु है। ये तो मूल विशेषता है। चिद अणु अविभाज्य और चेतना युक्त अणु है। पहली विशेषता एकदम क्लियर, अविभाज्य है और चेतना युक्त अणु। दूसरा, चिद अणु गवाक्षहीन है, विंडोलेस। गवाक्षहीन, कोई खिड़की नहीं है इनके पास। गवाक्ष यानी खिड़की, झरोखा, विंडो। चिद अणु गवाक्षहीन है। आपने इंग्लिश में क्या लिखा? विंडोलेस। चिद अणु गवाक्षहीन है। ठीक, समझाऊंगा ना, इसीलिए तो फिर एक प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी को देना पड़ गया। अच्छा चलो समझ ही लो पहले। लोगों के चेहरे के भाव देख मुझको पहले समझाने का मन हो रहा है, गुस्सा आ जाता है ये क्या लिख दिए करके। गवाक्षहीन, गवाक्षहीन का मतलब होता है एक दूसरे से ये प्रभावित नहीं होते हैं। इनमें ऐसी कोई खिड़की नहीं है जिसके जरिए आप इनमें प्रवेश कर सको। मन की खिड़की का है ना, कोई कोना खुला हो तो मैं एंट्री करूं, ऐसा लोग सोचते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास कोई खिड़की नहीं है, ये एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे, गवाक्षहीन है, ठीक, विंडोलेस। नेक्स्ट, प्रत्येक चिद अणु बाह्य वस्तुओं से प्रभावित नहीं होते। ये गवाक्षहीन की ही विशेषता को बढ़ा दिया। प्रत्येक को काट दो, चिद अणु, प्रत्येक का मतलब क्या हुआ? चिद अणु बाह्य वस्तुओं से प्रभावित नहीं होते। चिद अणु किससे प्रभावित नहीं होते बच्चों? बाह्य वस्तुओं से प्रभावित, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते। तीसरा, प्रत्येक चिद अणु अपने आप में पूर्ण है। यहां पर प्रत्येक को लिख लेना। एवरी मोनेड इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। प्रत्येक चिद अणु अपने आप में पूर्ण है। इसी की अगली कड़ी, इसीलिए प्रत्येक अणु आत्मनिर्भर है, चिद अणु। तो अगला लाइन लिख लो, चिद अणु आत्मनिर्भर है। चिद अणु आत्मनिर्भर है। पूर्ण है, आत्मनिर्भर है, दूसरों से प्रभावित नहीं होते, गवाक्षहीन है, अविभाज्य है, और क्या है? ऊर्जा है, चेतना युक्त है। ये सब एकदम 24 घंटे रटाए रहे। कभी न कभी चिद अणुओं की विशेषता आएगी, नहीं भी आएगी तो मोनेट को समझाओ बोलेगा तो यही सब को तो समझाना रहेगा। मोनेट क्या है? अविभाज्य है। मोनेट क्या है? चेतना युक्त है। मोनेट क्या है? गवाक्षहीन है। मोनेट क्या है? आत्मनिर्भर है। मोनेट क्या है? स्वतंत्र है। मोनेट दूसरों से प्रभावित नहीं होते। चिद अणु अपनी सत्ता के लिए ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य तत्व पर निर्भर नहीं है। चिद अणु अपनी सत्ता के लिए ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य तत्व पर निर्भर नहीं है। लास्ट, चिद अणु अपने आप में पूर्ण है। चिद अणु अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। चिद अणु अपने आप में पूर्ण है, ठीक। और उसी का हिस्सा लास्ट, चिद अणुओं में संपूर्ण विश्व बीज रूप में निहित है। चिद अणु अपने आप में पूर्ण है, फिर उसके बाद चिद अणुओं में संपूर्ण विश्व बीज रूप में निहित है, बीज रूप में, अविकसित रूप में। चिद अणुओं में संपूर्ण विश्व बीज रूप में, बीज रूप में निहित है। बहुत सरल सी बात है ना भाई। बीज से ही किसका विकास होता है? एक पौधे का। तो एक बीज को देखोगे तो उसमें पौधा नहीं दिखता, लेकिन उस बीज में इतनी क्षमता है, वो बीज अपने आप में पूर्ण है, तभी उससे एक पूर्ण पौधे का, पूर्ण वृक्ष का क्या हुआ? जन्म हो रहा है। तो वैसी चिद अणुओं में पूर्णता है, और ये चिद अणु ही दुनिया के बीज हैं। बीज मंत्र आपने सुना होगा, परमात्मा का बीज स्वरूप आपने सुना होगा।
तो चिद अणु क्या है? बीज हैं। इन बीजों में ही पूरी दुनिया है। अब इतने विशेषताओं के बाद दिक्कत क्या पैदा होती है कि ये चिद अणु इंटरेक्ट कैसे करेंगे। हम ये देख रहे हैं, हम बता भी रहे हैं कि दुनिया बनती है और दुनिया विविधतामयी बनती है, सब चीजें एक जैसी नहीं बन रही है। मनुष्य अलग है, कुत्ता अलग है, गधा अलग है, शेर अलग है, वृक्ष अलग है। वृक्षों में भी वृक्षों के प्रकार अलग अलग हैं। एक वृक्ष में आम मिल रहा है, एक वृक्ष में फूल खिल रहे हैं गुलाब के, आप सब देख रहे हैं। इतनी विविधतापूर्ण दुनिया तब तक नहीं बनेगी जब तक ये अणु एक व्यवस्थित क्रिया के द्वारा अपने आप को दुनिया के सामने न लाएं। तो ये तो इंटरेक्ट ही नहीं करते क्योंकि विंडोलेस है, बोल दिया गया। किसके द्वारा? लाइबनिट्ज के द्वारा। तो बाद में एक क्वेश्चन आया भाई कि फिर ये दुनिया कैसे बन रही है जब अणु एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लाइबनिट्ज ने अपने दर्शन में प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी शब्द का प्रयोग किया, पूर्व स्थापित सामंजस्य। जैसे हम रीत का नियम पढ़ते हैं ना कि ये दुनिया एक सिस्टम से चलती है, वैसे ही लाइबनिट्ज का कहना था कि चिद अणु एक व्यवस्था का पालन करते हैं और वो जिस व्यवस्था का पालन करते हैं वो व्यवस्था पहले से निर्धारित है और उसका निर्धारण करता ईश्वर है। जैसे आप संगीत के सुरों में जानते हैं हारमोनी शब्द संगीत के लिए आने वाला शब्द है, वैसे तो जीवन में हारमोनी चाहिए। जब आपका जीवन एक रिदम में आता है आपको बड़ा मजा आते रहता है जीवन में, और जैसे ही कुछ बिखराव आता है जीवन की हारमोनी बिखर गई लगता है। आप अच्छे लोगों के संगत में आते हैं फिर जीवन अच्छी दिशा में बहता है, और इसी हारमोनी शब्द से हारमोनियम बना है। यदि उसके तारों को आप सही तरीके से बजाओगे तो मधुर संगीत देगा। तो प्री स्टेब्लिश्ड हारमोनी का मतलब चिद अणु एक निश्चित व्यवस्था का पालन करते हैं और उसी निश्चित व्यवस्था, उसी निश्चित सामंजस्य के आधार पर ये दुनिया क्या होती है? विकसित होती है, चलती है, आगे बढ़ती है। तो प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी का मूल समझ गए। अब परीक्षा में क्या लिखना है पॉइंट में लिख लीजिए। फिर से आ जाइए, कहां पर आ गए अब आप? पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम। तो पहले मैं इसको थ्योरी जैसा लिखा देता हूं, आप इसे अपने तरीके से ऐसी पॉइंट वाइज बनाइएगा घर में। लिखिए, लिबनिट्ज के दर्शन में, लाइबनिट्ज के दर्शन में चिद अणु गवाक्षहीन है। चिद अणु गवाक्षहीन है, कामा करें, स्वतंत्र और क्रियाशील है। लिबनिट्ज के दर्शन में चिद अणु गवाक्षहीन है, स्वतंत्र और क्रियाशील है। फ्री एंड एक्टिव, विंडोलेस, फ्री, एक्टिव। गवाक्षहीन है, स्वतंत्र और क्रियाशील है। यदि वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो उनमें कोई संबंध कैसे संभव है? इफ दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, है ना, यदि वे एक दूसरे से संबंध है तो उनमें कोई एक दूसरे से स्वतंत्र है तो उनमें कोई संबंध कैसे संभव है, कोई रिलेशन कैसे संभव है? फिर से सुन लें, यदि वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो उनमें कोई संबंध कैसे संभव है? कामा करें, सृष्टि में एक रूपता, व्यवस्था और नियमबद्धता कैसे हो सकती है? सृष्टि में एक रूपता, व्यवस्था और नियमबद्धता कैसे हो सकती है? क्वेश्चन मार्क लगा लें। सृष्टि में एक रूपता, व्यवस्था और नियमबद्धता कैसे हो सकती है यदि सब स्वतंत्र हैं, कोई नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं? तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लाइबनिट्ज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम दिया, प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी
doctrine of pre-step this harmony was given by Leibniz to answer this type of questions. इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लाइबनिट्ज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम दिया। इस नियम के अनुसार ईश्वर ने सभी चिद अणुओं को स्वतंत्र बनाया है। इस नियम के अनुसार ईश्वर ने सभी चिद अणुओं को स्वतंत्र बनाया है। ठीक, ईश्वर ने उन्हें इस प्रकार बनाया कि वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी परस्पर एकता के सूत्र में बंधे हैं। कि वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी परस्पर एकता के सूत्र में बंधे हैं। चिद अणुओं की यह एकता चिद अणुओं की यह एकता अथवा सामंजस्य ईश्वर ने उनमें पहले से ही स्थापित कर दी है। चिद अणुओं की यह एकता अथवा सामंजस्य ईश्वर ने उनमें पहले से ही स्थापित कर दी है। अब आप यहीं से समझ गए होंगे, पूर्व स्थापित सामंजस्य, ये इस नियम की व्याख्या है। एक और उदाहरण लिख दो। लाइबनिट्ज ने इसकी उपमा ऑर्केस्ट्रा से दी है। लाइबनिट्ज ने इसकी उपमा, एक्सप्लेनेशन समझ लो, कंपैरिजन समझ लो, जो भी लिखो, लाइबनिट्ज ने इसकी उपमा ऑर्केस्ट्रा से दी है, जहां प्रत्येक वाद्य यंत्र की अपनी अलग अलग प्रत्येक वाद्य यंत्र की अपनी अलग अलग स्वर लहरी होती है। जहां प्रत्येक वाद्य यंत्र की अपनी अलग अलग स्वर लहरी होती है, लेकिन उन सभी स्वरों का सामंजस्य एक मधुर संगीत को जन्म देता है। अब इसको आप 10 किताबों से भी पढ़ सकते हैं चाहे तो, है ना, और अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ गए? क्या हो गया, लिख लिए? नहीं लिख पा रहे तो बोलो। लेकिन उन सभी का सामंजस्य एक मधुर संगीत को क्या करता है? जन्म देता है। तो अब हम आगे बढ़ गए, अंकल किसको छोड़ के? लिबनिट्ज को। लिबनिट्ज हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है। अब कौन आ गया? लॉक। अद्भुत दार्शनिक है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। हेडिंग डालो लॉक, और उसमें साइड हेडिंग है ज्ञान मीमांसा। और ये पूरी तरह से आपके नोट्स में है, मुझको कुछ नहीं लिखाना पड़ेगा। एक्सप्लेन लेकिन पर्याप्त करना पड़ेगा। आगे की दार्शनिकों के लिए लॉक है, बर्कले है, ह्यूम है, ये तीन की जोड़ी है। तो लॉक को समझ जाओगे तो बर्कले को समझ जाओगे, और फिर लॉक और बर्कले जो समझाए हैं उसको बिगाड़ेगा कौन? ह्यूम।
और फिर ह्यूम को सही करने के लिए कौन आएगा? कांट। ऐसा सब स्टोरी है एक दूसरे से जुड़ी हुई। यदि आप मेरे साथ साथ रटते जाएंगे तो बिना टेंशन के आपका मेंस का सिलेबस टोटल क्या हो जाएगा? याद भी हो जाएगा। कितने लोग चिदणुओं की विशेषता कल याद करके आएंगे? पक्का। अभी पीछे मैं होमवर्क दिया था, कितने लोग याद कर लिए? अरे छोटे छोटे होमवर्क भाई। जैसे ब्रह्म के कितने प्रकार? 2 प्रकार, पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म। ये आपकी जुबान में चढ़ते रहे, है ना? हाँ। अष्टांग है ना, अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध का क्या है? नोनी तो कुछ नहीं पढ़ रही, कसम खा के आई है। हम कसम राम की खाते हैं, पढ़ के नहीं आएंगे। पढ़ के आई है नोनी। सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, ऐसा रटने वाले काम को करते जाओ बोल रहा हूं। स्यादवाद में कितने नए? 7। कौन बता सकता है सातों को? आज भी आपके सामने मौका है, क्या करें? याद करके आए। मैं इनाम दूंगा, ठीक है? ऐसी छोटी छोटी चीजों को जो बता के आएगा, ठीक है, उसे मैं कांट की पुस्तक दे दूंगा इतनी मोटी, ठीक है? क्या इनाम दिया जाए? आप तैयार करके आओगे तो बोलो। नहीं चाहिए? ऊपर उठ गए हो इनाम से? क्या बोले? बीच में कुछ तो कोई मांग किया सर करके। क्या चाहिए बोलो इनाम में? हाँ, बुक। ठीक, कांट की वो भी, ठीक है। आ जाओ लॉक पे, लॉक। अब कुछ शब्दों को बस मैं केवल इसमें शब्दों को लिखते जा रहा हूं। लॉक की क्या है आपके कोर्स में? ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा को क्या कहते हैं? इपिस्टिमोलॉजी। इपिस्टिमोलॉजी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो इसके 2-3 ऑब्जेक्ट हैं जिसको लॉक ही क्या किया था, बताया था। पहला दार्शनिक था जिसने ज्ञान मीमांसा की और लोगों का ध्यान अतिशय रूप में क्या किया था? आकर्षित किया था। लिखा भी होगा क्या क्या चीज पर ज्ञान मीमांसा जाती है। तो ज्ञान मीमांसा जाती है, पहला, ज्ञान का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज, आप किस स्रोत से ज्ञान ले रहे हैं। दूसरा, ज्ञान का स्वरूप, उसका फॉर्म क्या है, इस सब की व्याख्या करेगा। अब तो आप विद्वान हो चुके हैं। ज्ञान की वैधता और ज्ञान की सीमा, इन सब चीजों पर चर्चा होती है। आपका ज्ञान जो है वो वैध है कि नहीं है, और यहां तक आपको ये भी पता है कि आपकी ज्ञान की क्या है, सीमा होती है। किस सीमा तक आप ज्ञान पा सकते हैं और किस सीमा से आगे नहीं पा सकते। उस सीमा से आगे आप ज्ञान पाने का प्रयास करेंगे तो बड़े परेशान हो जाएंगे। आखिरी सीमा कहां पर जाकर खत्म हो रही है? इस संसार को समझने पे जाकर। क्यों बनी है ये दुनिया? भगवान है तो इतना तमाशा क्यों? फिर मना कर देते हैं। जैसे एकदम अच्छे गहन ऐसे व्यक्तियों के पास जाओगे तो ऐसे व्यक्ति मिलते नहीं। ले दे के कोई मिल भी गया, आपको बहुत सारी बातें समझाया भी, फिर आप बहुत ज्यादा उससे दर्शन के प्रश्न करेंगे, आपकी अभी की सीमा से बाहर है बोल देते हैं। तो ज्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओगे वाला है। इस टाइप की सीमा क्या होनी चाहिए ज्ञान की, ज्ञान का स्रोत क्या है ना? ये सब ज्ञान मीमांसा में हम सोचते हैं। अब लाख की ज्ञान मीमांसा क्या है ना? हमें जो कुछ ज्ञान होता है वो कैसे होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और वैसे हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। कहां पर पढ़ चुके हैं? इंडियन फिलॉसफी में। हमें जब हम न्याय दर्शन पढ़ रहे थे तो न्याय दर्शन में हमने क्या किया था? कुछ प्रकार लिया था कि प्रत्यक्ष और, इसीलिए तो रट्टो बोल रहा हूं पीछे को। प्रमा, ज्ञान का साधन क्या है? प्रमा। प्रमा का स्रोत क्या कहलाता है? प्रमा। ज्ञान का स्रोत क्या है? प्रमा। प्रमा का साधन क्या है? प्रमाण। प्रमाण के कौन कौन से प्रकार हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष के क्या क्या प्रकार हैं? लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। यदि आपको याद होगा तो लाख उन्हीं चीजों को अपने स्टाइल में समझा रहा है। ठीक, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं। इसको पढ़ के किसको पढ़ लेना? न्याय दर्शन को। ऐसा लगेगा न्याय दर्शन और लाख क्या है, एक ही दिशा में जाते हैं, जाएगा भी। और आज से आपका बैकअप है ना, बैकअप क्लास के लिए रजिस्टर में मैडम के पास नाम लिखवा दीजिएगा। नाम क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं, हमें बैकअप नहीं मिला है, हमें बैकअप नहीं मिला है। तो आप नाम एंट्री कर दें भैया,
साइन कर दें और बैकअप लें, और कोई उसके लिए दूसरी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, प्रूफ रहे, प्रमाण, ठीक, कि आपने बैकअप भी पढ़ लिया। बाद में इसके बाद रोगे गाओगे तुम जानो, फिर आपको बैकअप की भी अब उम्मीद नहीं रखनी है, अभी जब मिल जाएगा तो सर मैं बैकअप को भी अटेंड नहीं कर पाया, मैं क्या करूं, मैं भी नहीं जानता क्या करेगा तू, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ज्ञान में शब्दों को खेलेगा एक, लेकिन बहुत अच्छे से खेलेगा। ज्ञान का मूल स्रोत क्या है? अनुभव। लाक के अनुसार ज्ञान का मूल स्रोत क्या है? अनुभव। कुछ लोग बुद्धि को मानेंगे, कुछ लोग किसको मानेंगे? अनुभव को। तो ज्ञान किससे आता है बोला है लाक? अनुभव से। अनुभव के अंतर्गत क्या क्या आता है? संवेदन और स्वसंवेदन, सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन, संवेदन और स्वसंवेदन। पहले शब्दों को बस सुनते चलिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। संवेदन और स्वसंवेदन, सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन, ये अनुभव से आते हैं। अनुभव इससे मिलता है, संवेदन से, और किससे मिलता है? स्वसंवेदन। बाह्य वस्तुओं का इंद्रियों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ, है ना, बाह्य वस्तुओं का इंद्रियों पर प्रभाव। और इंद्रियों द्वारा आत्मा को भेजा गया, है ना, और इंद्रियों द्वारा आत्मा को प्रेषण उस प्रभाव का, ये संवेदन है। ठीक, प्रैक्टिकली समझेंगे फिर आप समझ में आ जाएगा। अब इस के कारण आपको स्वसंवेदन होता है, भय, क्रोध, सुख, दुख, ये सब स्वसंवेदन है। भय, क्रोध, सुख, दुख, ये सब क्या है? स्वसंवेदन है। अनुभव के मूल तत्व प्रत्यय कहलाते हैं लाक के अनुसार। अनुभव के मूल तत्व प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय कितने होते हैं? तो लाख बाबू बताएंगे प्रत्यय दो प्रकार के होंगे। सिंपल प्रत्यय को क्या कहा गया है यार? कुछ अच्छा शब्द है? अरस्तु का प्रत्यय, प्लेटो का प्रत्यय, आइडिया, या एक और शब्द है? हाँ, नहीं, सोच लेना। आइडिया है, परसेप्शन है, कुछ अच्छा शब्द है, उससे भी अच्छा है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय। सुगंध, है ना, अब इनको समझाया गया है। प्रत्यय आपने अपने तरीके से और कैसे समझाया? अभी देखिए प्रत्यय, चार प्रकार के प्रत्यय समझाएगा लॉक। पहला, एक इंद्रिय के संवेदन से उत्पन्न, एक इंद्रिय के संवेदन से उत्पन्न, जैसे सुगंध, मिठास, शीतलता। सुगंध, मिठास, शीतलता, ये सब एक इंद्रिय के संवेदन से उत्पन्न होने वाले प्रत्यय हैं। दूसरा, एक से अधिक इंद्रियों के संवेदन से उत्पन्न सरल प्रत्यय।
एक इंद्रिय के संवेदन से उत्पन्न सरल प्रत्यय। इसमें क्या लिया गया? सुगंध, मिठास, शीतलता। फिर सेकंड है एक से अधिक इस इंद्रियों के संवेदन से उत्पन्न सरल प्रत्यय। एक से अधिक इंद्रियों के संवेदन से उत्पन्न सरल प्रत्यय गति, विराम, आकार। बहुत बेस्ट ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान कैसे बनता है हमारे दिमाग में, पूरा उसको एक्सप्लेन किया है। आपको बहुत मजा आएगा भी, 5 मिनट में आप समझ जाओगे। थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लेकिन जब अंतिम तक समझोगे ना तब बहुत मजा आने लगेगा। अब उसके बाद अब सेकंड, स्वसंवेदन से उत्पन्न प्रत्यय। ये संवेदन से प्रत्यय बने, स्वसंवेदन से उत्पन्न प्रत्यय। स्वसंवेदन से क्या प्रत्यय बनेगा? संशय, स्मरण, चिंतन। ये प्रत्यय नंबर 3। और चौथा, संवेदन और स्वसंवेदन के संयुक्त व्यापार से। संवेदन और स्व संवेदन के संयुक्त प्रभाव या संयुक्त व्यापार के संयुक्त व्यापार से उत्पन्न प्रत्यय। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा सुख, दुख, शक्ति, सत्ता। ये चौथा नंबर, ठीक है। ये 4 प्रत्यय ही समस्त ज्ञान के घटक हैं। अब इन सरल प्रत्यय से क्या बनता है? जटिल प्रत्यय। और जटिल प्रत्ययों के निर्माण के 6 सोपान हैं, तब हमें ज्ञान मिलता है। जटिल प्रत्ययों के निर्माण के 6 सोपान, 6 स्टेप। और इन्हीं 6 स्टेप से गुजर करके हमें कोई भी ज्ञान हासिल होता है। पहला, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। इंग्लिश में केवल बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा, चलो लिख देता हूं। पहला, प्रत्यक्षीकरण, इसको बोलते हैं परसेप्शन। दूसरा, धारण करना, रिटेंशन। रिटेंशन। तीसरा, पृथकता, डिस्क्रिमिनेशन वाला फैक्ट है, भेदभाव वाला। पृथकता, डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेंट। स्पेलिंग CER कैसे हो रहा है डिस्क्रिमिनेंट का? यही है, देख लेना, देख लेना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डिस्क्रिमिनेशन शब्द यहीं से आया है, पृथकता। फिर तुलना, चौथा। कंपैरिजन, लिख लेना, कंपैरिजन। पांचवा, संयोजन, कंपोजिशन। संयोजन, कंपोजिशन। और छठवां, लास्ट, अमूर्तीकरण और नामकरण, एब्स्ट्रैक्शन एंड नेमिंग। ये सब आपके नोट्स में है, लेकिन दोबारा लिखा हूं, और आप लिखें या ना लिखें, आप समझें इसको, ठीक। अब मेरे साथ सुनते सुनते लिखो, चाहे कुछ भी करो, 5 मिनट में समझ में आएगा। ये आपके नोट्स के लॉक की ज्ञान मीमांसा वाले चैप्टर में एज इट इज है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, पूरा ट्रांसलेशन है। और समझ का बस खेल है, 2 मिनट का खेल है। रुक जाओ, लिखना बंद करो कृपया। देखिए, लॉक ने बताया है ज्ञान कैसे मिलता है। तो लॉक ने बताया है ज्ञान किससे मिलता है? अनुभव से। अनुभव किससे मिलता है?
अनुभव मिलता है संवेदन और स्वसंवेदन से। संवेदन कैसे होता है? बाह्य वस्तुओं का इंद्रियों पर प्रभाव संवेदन है, और उसी प्रभाव के द्वारा इंद्रियां आपके मस्तिष्क को, यहां पर आत्मा लिखा गया है, वैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क को संदेश भेजती है, और उस संदेश से आपके अंदर स्वसंवेदन आ जाता है, सुख दुख भय क्रोध आदि। अनुभव के मूल तत्व प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, सरल प्रत्यय, जटिल प्रत्यय। सरल प्रत्यय एक इंद्री से उत्पन्न ज्ञान देते हैं, जैसे सुगंध, मिठास, शीतलता। कुछ सरल प्रत्यय एक से अधिक इंद्रियों के संवेदन से उत्पन्न ज्ञान देते हैं, गति, विराम, आराम। नहीं, आराम, गति और विराम बस लिख लो, और आकार होगा ये, आराम लिख डाला था मैं विराम सुनते सुनते। फिर स्वसंवेदन से उत्पन्न प्रत्यय बनते हैं, इसमें संशय, स्मरण, चिंतन है। फिर संवेदन और स्वसंवेदन दोनों के मेल जोल से उत्पन्न प्रत्यय बनते हैं, सुख दुख, शक्ति और सत्ता। ठीक है, क्या क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना। फिर इसी सब प्रत्ययों से हमारे अंदर ज्ञान आता है, जो 6 स्टेप से गुजर कर आता है। पहला स्टेप है परसेप्शन, देखते हैं हम, उसके बाद उसको धारण करते हैं, रिटेंशन में लेते हैं, फिर उसे दूसरी चीजों से क्या करते हैं, पृथक करते हैं, फिर तुलना भी करते हैं उसका, और फिर अलग अलग जो उसके संबंध में ज्ञान आया उसका संयोजन हो जाता है, और संयोजन होने के बाद उस चीज का अमूर्तीकरण हो जाता है। इतना कठिन लग रहा है ना। चलो अब इसको मेरे अनुसार समझो, 2-3 प्रैक्टिकल एग्जांपल से, फिर इससे अच्छा तो कोई चीज ही नहीं है। आप ऐसा ही तो नॉलेज लेते हो। सेब सेब क्यों है? सेब क्या है? फल है। तो आम भी तो फल है, केला भी तो फल है, अंगूर भी तो फल। तो फिर आप कैसे जान जाते हैं ये सेब है वो केला है? उसका नाम है। फिर भी नाम से बस कैसे जान जाओगे? यदि अपन हांगकांग वाले व्यक्ति को ले आएंगे, उसको केला दिखाएंगे, वो भी जान जाएगा, भले वो केला शब्द नहीं सुना है। वो कैसे जाना? उसके स्वरूप से। देखो, अब यदि अपन नाम वाम की दुनिया, पूरी भाषा की, वैसे तो भाषाओं में अलग अलग शब्द है, नाम नाम और भाषा की दुनिया को छोड़कर कुछ और तरीके से समझे। सेब क्या है? वो जो गोल गोल होता है, वो जो लाल लाल होता है, वो जो चमकीला चमकीला होता है, वो जो खाने में रसीला रसीला होता है, वो जो खट्टा मीठा होता है, वही क्या है? सेब है। अरे यार, पर खाने में तो खट्टा मीठा आम भी होता है, पर वो लाल लाल नहीं होता, लाल पीला होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो लाल पीला बस नहीं होता, वो तो हरा हरा भी होता है, और वो लंबा लंबा होता है, गोल गोल नहीं होता। वो अलग तरीके का मीठा होता है। मीठा तो दोनों होते हैं, पर वो अलग तरीके का मीठा होता है, ये अलग तरीके का मीठा होता है। आप सेब और इसमें, आम में पृथकता कर लेते हो कि नहीं? ये पृथकता है। पृथकता तब आप पहुंचोगे कैसे? पहले प्रत्यक्षीकरण होगा। आपने जब तक प्रत्यक्ष रूप से चीजों को नहीं देखे हो, समझाना मुश्किल है। इसीलिए आत्मा परमात्मा को अनुभव करो कहते हैं। प्रत्यक्ष हुआ नहीं है तो समझोगे कैसे? सेब खाना नहीं सिखा रहा है लाख, शायद सेब के ही उदाहरण से सारी चीजों को समझाया हो, जब उसकी किताब वगैरह को पढ़ोगे। मैं 3-4 साल पहले पढ़ा हूं, फिर छोड़ दिया हूं, मेरे तो समझ में आ ही गया है। तुम लोग और पढ़ सकते हो, लेकिन तुमको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ गए। आपने सेब को देखा, आपकी इंद्रियों ने, आपके मन ने, आपकी बुद्धि ने, कुछ भी बोलो, आपकी आत्मा ने उसके स्वरूप को धारण कर लिया। तब तो अब आप बंद आंखों से भी देखते हो तो आपको वही सेब जैसा कोई चीज दिखता है, वो धारण हो चुका आपके अंदर। फिर आप उसका कंपेयर कर लिए, आम से अलग है वो, केला से अलग है वो, अनार से भी अलग है वो, कई कारणों से अलग है। कंपेयर है ना, आप उसे अलग किए दूसरों से, और दूसरों से आपने उसकी एट टाइम क्या कर ली? तुलना भी कर ली। कम प्रत्यक्ष है ना, पृथकता और तुलना दोनों एक जैसे हैं। तुलना के माध्यम से ही आप उसे दूसरी वस्तुओं से क्या कर रहे हैं? पृथक कर रहे हैं। वो पृथक है, इसीलिए उसकी दूसरों से क्या कर रहे हैं? आप तुलना कर रहे हैं। और फिर उसके अलग अलग गुणों का आपने संयोजन कर लिया। सेब गोल है, सेब लाल है, सेब चमकीला है, सेब पेड़ में उगता है, सेब मीठा होता है, आदि आदि। जब सारे गुणों का आपने संयोजन कर लिया, तो आपके मन में अमूर्त प्रत्यय आ गया, सेब का अमूर्तीकरण हो गया। मूर्त से वो अमूर्त दिखने लगा, और जैसे ही वो चीज अमूर्त जगत में आई, आपने उसका एक नाम रख लिया।
और उस नाम को उसके अमूर्त स्वरूप से जोड़ लिया। इसीलिए सेब कहते ही आपके मन में एक अमूर्त सा जगत बन जाता है, सेब का जगत। वही सेब का प्रत्यय है, वही प्रत्ययों की क्या है, दुनिया है, जो पहले दिन अपन प्लेटो में पढ़ रहे थे, प्लेटो का प्रत्यय संसार। तो ये 6 स्टेप समझ गए। ये 6 स्टेप क्या हैं? प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, रिटेंशन, डिस्क्रिमिनेशन, कंपैरिजन और संयोजन को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन, अमूर्तीकरण मतलब एब्स्ट्रैक्शन और नामकरण, नेमिंग। ये 6 क्या है, स्टेप है। कुछ भी कठिन नहीं है। पढ़ने में अजीब सा लग रहा था, जैसे ही आप उसे प्रैक्टिकल लोगे कोई दिक्कत नहीं, अब ये याद भी हो जाएगा। अब इसके ऊपर की चीजों में जाओ। हमारा ये स्व संवेदन और संवेदन इतना जटिल होता है कि इसी के आधार पर तो हम दुनिया को समझते हैं। इन्हीं चीजों से हमें क्या होने लगता है, भय, क्रोध, सुख, दुख। पहले तो आप एक इंद्री से उत्पन्न, सेब की आपने सुगंध ली, नाक का काम। सेब को आपने चखा, जीभ का काम। फिर एक से अधिक सेब की गति विराम भले मत देखो, सेब का आकार देख रहे हो। अब आप आकार और स्वाद दोनों को ले रहे हैं। स्वाद में मीठा है, आकार में गोल है, तो देखने का काम, चखने का काम, ऐसा हो रहा है ना। तो ऐसा एक इंद्री से उत्पन्न प्रत्यय बनता है, फिर एक से अधिक इंद्रियों से उत्पन्न प्रत्यय बनता है। फिर संवेदन और स्वसंवेदन दोनों होते हैं कि भाई सेब को खाने से आपको क्या मिलता है, सुख मिलता है कि नहीं। और आपको सेब खाना मना हो जाए या आपकी जेब में पैसे ना हो, तो आपको सेब को देख करके क्या मिलेगा, दुख मिलेगा, लालसा आएगी, है ना। आती है ये बात। किसी अमीर बच्चे को सेब खाते देखोगे, गरीब होने का भगवान कोई अनुभव न दे। और अब तो हर फल सस्ता हो गया है, हर फल का डुप्लीकेट आ चुका है। अमीर आदमी अलग टाइप का सेब खा रहा है, तो गरीब आदमी भी अपना 100 रुपए किलो वाला खा लेगा। 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए केजी का भी सेब मिलता है, तो 80 रुपए किलो में भी मिल रहा है। अच्छा हुआ है। लोगों का एक दूसरे, सब डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन आप समझो, जो व्यक्ति, जो बच्चा कभी सेब नहीं खाया है, वो दूसरे को खाते देखेगा, उसके अंदर क्या लालसा आएगी, आती है। आपके अंदर भी आती है। आप अपने मूल स्वभाव से जब तक बाहर नहीं आओगे, आपके पास स्कूटी है, कार वाला आपके सामने गुजरेगा, गाली देने लगते हो, बहुत घमंड में है। कुछ घमंड में नहीं है, उसको चिंता नहीं है, जो भी है होगा भी तो होगा। पर तुम्हारे मन में उसी कार से क्या उत्पन्न हो रहा है, सुख, दुख, घृणा, लालसा, भगवान जाने क्या क्या होता है। तो ये सब हमारे संवेदन और स्वसंवेदन का मिला जुला खेल है। उसी के माध्यम से हम ज्ञान पाते हैं, उसी के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की भावनाओं का अपने अंदर क्या करते हैं, एकत्रण करते हैं। ये लाख समझा रहा था, इसको बोलते हैं लाख की ज्ञान मीमांसा। जैसे मैं क्रिकेट के खेल का उदाहरण दिया था, कितना जटिल संवेदन और स्वसंवेदन का खेल है। एक लंबा सा कोई कुछ पकड़ा है, आपको पता है वो बेट ही है, एक जने गोल गोल कुछ फेंक रहा है। पीके को दिखाओगे तो उसको कहां समझ में आएगा, दूसरे ग्रह के प्राणी को। उसको मार दिया, वो हवा में उछल के बाहर चली गई, आप डांस करने लगे। चीजों को अलग अलग कर दोगे तो पागलपन में लगेगा कि एक के डंडा घुमाने से पूरी पब्लिक हल्ला करने लगती है। वो घुमाया ही तो है डंडा, बेट घुमाया है, यानी क्या किया है, डंडा टाइप कुछ घुमाया है और एक गोल सी चीज को मारा है। लेकिन तुम्हारे लिए वो चौका हो गया, और चौका होने के बावजूद तुम्हारी टीम ने मारा है तो खुश हो रहे हो, दूसरी टीम मारा है तो गाली दे रहे हो, अपने बैट्समैन पे नाराज हो रहे हो। और एक्शन रिएक्शन की दृष्टि में जाओगे तो कुछ छोटी छोटी सी घटनाएं हो रही हैं, जिसको उस मैच से कोई मतलब नहीं, वो सब समझने के बाद भी उसको कुछ नहीं हो रहा है। जिम्बाब्वे और कौन खेल रहे हैं, यदि श्रीलंका, तुमको कोई मतलब नहीं उस चौके छक्के से। भारत और पाकिस्तान खेलने उतरे हैं तो एक एक चौके छक्के से तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ेगी घटेगी। वही तो ये दुनिया भी है। दुनिया से थोड़ा दूर होके देखो तो इसकी घटनाओं का तुम पर प्रभाव होना बंद हो जाएगा। आ गई ज्ञान मीमांसा समझ में, है ना। ऐसा पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आता, ये नोट्स में ऐसा सब लिखा रहता है। ये दर्शन को उसकी आत्मा तक जाके समझना रहता है। बोलो। प्रत्यक्षीकरण, किसी चीज को आपने देखा, ज्ञान के लिए पहली चीज परसेप्शन है। सेब को देखोगे तभी तो जानोगे वो सेब है, पहले देखा। देखने के बाद धारण करना, थोड़ी देर तक देखता है बच्चा, पहली बार तो जीवन में तुम भी कभी ही देखे होगे, या हर यहाँ पर जो व्यक्ति है पहली बार जीवन में हर चीजों को देखा होगा। बच्चे की जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है ना, उसको आनंद भी बहुत आता है, एकदम उसके अंदर परसेप्शन और रिटेंशन पावर एकदम तेज रहता है। वो कभी बोर नहीं होता, पूरी दुनिया से उसका क्या होते रहता है, परिचय होते रहता है। अरे ये है,
अरे वो है, ये फूल है, ये तितली है, फिर कौन सा फूल है, वो गुलाब है, ये फल है, वो फल है, सबको देखता है। देखना और उसको अपने अंदर एक्सेप्ट करना, रिटेन धारण करना, ये 2 स्टेप हो गए। फिर तुलना करना और उसको पृथक करना। 2 चीजें अलग अलग कैसे समझ में आता है? कुत्ता कुत्ता है, बिल्ली बिल्ली है, कैसे समझ जाते हो? आप दोनों को पृथक कर लेते हो, दोनों में आप स्पष्ट तुलना कर लेते हो। नहीं तो होने को तो दोनों के 4 पैर हैं, होने को तो दोनों की पूंछ है, और होने को तो दोनों की आंखें और मुंह भी हैं, पर आपको पता है कुत्ता कुत्ता होता है, बिल्ली बिल्ली होता है। क्यों? आपने वैसी आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कंपेयर और क्या करते हो, कंपेयर करते हो और पृथक करते हो। फिर जो कुछ चीजें आप अलग अलग उनकी जानते हो, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति आदि के बारे में, उन सारी चीजों को एक साथ आप संयोजित करना भी जानते हो। आपको पता है कि सेब लाल भी होता है, आपको पता है कि सेब मीठा भी होता है, आपको पता है कि सेब गोल भी होता है। आपको ये भी पता है कि अनार लाल भी होता है, अनार गोल भी होता है, लेकिन अनार के दाने छोटे होते हैं, ये भी आपको पता है। तभी तो आप उसकी सारी चीजों को संयोजित करके उसे अनार कह लेते हो, और उसी टाइप की एक वस्तु को क्या कह लेते हो? सेब कह लेते हो। ये संयोजन है। और फिर जैसे ही आप संयोजन कर लिए किसी चीज को, आपके वो मस्तिष्क में अमूर्त रूप में चली गई। आपको सेब कहने से अब मुझे सेब दिखाने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है कि किसी को दिखाना पड़ रहा है। अमूर्त है आपके दिमाग में हो, आपने उसका नाम करके रख लिया है। अनार कहते ही उस नाम से आपको पूरा फल दिख जाता है, उसका स्वाद भी आ जाता है आपकी कल्पना में, आपकी जीभ में। तो ये 6वां स्टेप है ज्ञान का। अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछिए। ये लाख की ज्ञान मीमांसा है, इसको बहुत जटिल कहते हैं, मुझको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आपको भी क्या लग रहा होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक, आगे बढ़े। तुमको रटना पड़ेगा, समझ रहे हो? मेंस का जैसे लॉन्ग टर्म बेच रहता तो मैं बोल बोल के बार बार रिपीट कर करके इसको रटवाता, लिखवाता, इतना ही अंतर रहता है बस। हाँ, नहीं, ये उसने यही क्रम दिया है। हाँ, उसने दिया, लॉक ने दिया है, और वास्तव में यही क्रम है भी। इसी क्रम से तो ज्ञान जा रहा है। सोचोगे तो इसको फॉलो कर लेना, लाख को आगे पीछे मत कर देना। भूल गए तो आगे पीछे लिखना, है ना? 5 याद आया तो 5 ही लिखना, 3 याद आया तो 3 को लिख के ही इनकम्प्लीट मत लगे। लाख ने जैसे मान लो एक ही याद आया, प्रत्यक्षीकरण से नामकरण तक ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न आयामों का, विभिन्न चरणों का जिक्र किया। मतलब कभी भी चीजों को भूलो तो मैं भूल गया हूं इसका एहसास मत होने दो जांचने वाले को। आप उसको साइड से लिख के क्या हो जाओ, निकल जाओ। हाँ, इसको पता है। लाख ने 6 चरण बताए हैं, लिख दिए। एक को ठीक नाम याद नहीं आ रहा है तो कितने बताए हैं भूल गए। लाख ने विभिन्न चरण बताए हैं, लेकिन बताए हैं। ये तो इतना तो याद है। अब तुमको लाख कौन है यही याद नहीं आएगा, तुम जानो फिर। इससे ज्यादा मैंने गप मारना नहीं समझा सकता। अब आगे आओ, बर्कले। अब जो लाख की ज्ञान मीमांसा थी, वो इस संसार के ज्ञान को समझा रही थी, और इसे बर्कले ने जोड़ दिया ब्रह्म से, आत्मा से, ईश्वर से और परमात्मा से। और बर्कले का सिद्धांत आ गया सत्ता दृश्यता है। यही है ना हेडिंग? देखिए तो, लाख के तुरंत बाद लिखा होगा सिलेबस में, सत्ता। बर्कले का सत्ता अनुभव मूलक है लिखा ना, उसी को सही शब्दों में बोल रहा हूं, सत्ता दृश्यता है। देखना मतलब, आपको पहले दिन से बता रहा हूं, दर्शन का मतलब देखना, और देखना का मतलब देखना, सुनना, समझना, अनुभव करना। तो सत्ता अनुभव मूलक है या सत्ता दृश्यता है। नोट्स में बांटना, एक लाइन का बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए पहले शायरी सुना देता हूं। ठीक, देखने वाला, जब पहले थोड़ा कठिन वाला। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नहीं समझ में आया? नरगिस मतलब अधखीला फूल, नूर मतलब फूल की चमक, खुशबू, प्रकाश, जो भी समझो। तो फूल की खुशबू कब है भाई? जब कोई उसे सूंघे। फूल सुंदर कब है भाई? जब कोई उसे देखे। कलाकार महान कब है भाई? जब उसका कोई फैन हो, फैन फॉलोअर हो। देखने वाला जब कोई ना मिला, रह गए फूल कितने मुरझा कर। ये दुनिया तब है भाई जब हम इसे देख रहे हैं। मेरे लिए वो ये दुनिया तभी तक है, या जहां तक है जिसको मैं देख पा रहा हूं। तुमको देख रहा हूं तो तुम मेरे लिए हो।
जिस शेप को मैंने देखा वो मेरे लिए है, आज नहीं कल देखा होगा, या जहां तक मैं देख रहा हूं, जहां तक मैं इन चीजों का अनुभव कर रहा हूं, वही मेरे लिए दुनिया है। यदि मैंने नहीं देखा है तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैसा ना हो। भाई तुम 9 ग्रह के बारे में जानते हो, क्या पता उतने ही ग्रह और हो, है भी, आपको पता ही है। हजारों ग्रह हैं, हजारों सौर मंडल हैं, हजारों ब्रह्मांड हैं। तो यदि मेरे देखने से दुनिया है और मैं नहीं देख रहा हूं तो भी दुनिया है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा उस सारा कुछ को देखा जा रहा होगा जो पूरी दुनिया को एक साथ देख सकता होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैं जहां तक देखता हूं वहां तक मेरी दुनिया, लेकिन दुनिया के लिए उसके देखे जाने वाले का होना जरूरी है। नहीं देखोगे तो कुछ है ही नहीं है, आंख बंद किए सब खत्म। हमारी दुनिया अभी यहीं पर है, हम इससे बाहर नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन में हमारे देखने के बिना भी लड़ाई चल रही है अभी। हम उसे टीवी में चाहे तो देख सकते हैं, और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए हम रूस यूक्रेन का हम क्या कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं। हमारे देखने की क्षमता बढ़ चुकी है, पर पूरे ब्रह्मांड को भी कोई देख रहा होगा, और उस पूरे ब्रह्मांड को जो देख रहा है वो कौन है? ईश्वर है। ये है सत्ता, दृश्यता है। पढ़ के सुनवाता हूं, सुना देता हूं, ठीक? इसको बार बार सुनना और लिखना। सत्ता दृश्यता है। क्या चीज भिजवा देना बोल रहे हैं बेटा ऑनलाइन वाले? प्लीज सर, प्लीज सेंड करवा दीजिए। क्या सेंड करवा दूं मेरे भाई? ऑनलाइन वालों को हिंदी नोट्स नहीं दिया, क्या मजाक है? ये तो मैं पहले दिन से पीडीएफ बना के डलवा दिया हूं, और ये कोर्स खत्म होने को आ रहा है। या तो आप में गलती है भाई, या तो हमारे मैनेजमेंट में गलती है यार, मैं क्या करूं? ऑनलाइन वाले को हिंदी नोट्स नहीं दिया गया है, पूछना भाई अनीता, नहीं बहन अनीता, ठीक है? ये फिर क्यों आ गया? और वो कहां पर अवेलेबल है? रुको ना, मत जाओ कहीं। वो इनके टीम्स ऐप पे कहीं पे डला हुआ है ना, जिसको वो खुद देख सकते हैं। ऐसा है, ये आप देर से जुड़े होगे क्लास में, तो वो टीम्स ऐप में कहीं पर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता दृश्यता है। सत्ता अनुभव मूलक है। बर्कले के अनुसार किसी वस्तु के अस्तित्व युक्त होने का अर्थ उसका अनुभव का विषय अर्थात क्या होना है? दृश्य होना है। वो दिखेगा तभी है, बोलेगा वो। आत्मा के बिना वस्तुओं की सत्ता नहीं हो सकती। जब तक वस्तुओं का प्रत्यक्ष अनुभव न हो तब तक उसकी सत्ता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाह्य वस्तुएं जैसे सेब, सेवई लिख दिया है, सेवई नहीं है भाई, सेब है, मेज, कुर्सी आदि हमारे मन के आंतरिक प्रत्यय है। बर्कले कहता है कोई चीज सुगंधित है, इसका अर्थ है कि वह सूंघी गई है। वहां एक ध्वनि है, इसका अर्थ है वह सुनी गई है। वहां एक रूप या रंग है, इसका अर्थ है कि उसे हमने देखा है। और सरल कर लेना। बर्कले के कहने का तात्पर्य है कि वस्तुओं के सत्य होने का अर्थ उनका दृश्य होना होता है, अनुभव में आना होता है। इस प्रकार कोई भी वस्तु या गुण बिना अनुभव का विषय हुए सत्य नहीं हो सकता। सत्य होना मतलब उसका अस्तित्व में होना। बर्कले इस मान्यता को सूत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। सत्ता दृश्यता है। बर्कले के अनुसार किसी वस्तु की सत्ता और उसकी दृश्यता में कैसा संबंध है? अभेद संबंध है, दोनों में कोई अंतर नहीं। यह असंभव है कि किसी वस्तु की सत्ता हो और हम उसका अनुभव न करते हो। हाँ, यह अवश्य है कि जब वस्तु का प्रत्यक्ष मुझे नहीं होता तो अन्य लोगों को उसका प्रत्यक्ष होते रहता है। यानी यूक्रेन की घटना को मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन वहां की जनता देख रही है, वहां का टीवी रिपोर्टर देख रहा है। यदि अन्य लोगों को भी वस्तु का अनुभव नहीं हो रहा है तो उसका अनुभव स्वयं कौन करता है? ईश्वर। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की सत्ता है तो किसी न किसी रूप में उसका अनुभव हो रहा है। वास्तव में बर्कले ज्ञाता आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के साथ साथ ईश्वर और अन्य आत्माओं के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। यानी ज्ञाता आत्मा मेरी आत्मा है, और जो पूरे जगत को देख रहा है वो किसकी आत्मा है? वो ईश्वर की आत्मा है। बर्कले ने सत्ता दृश्यता है का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थ में किया है। दृश्यता अथवा अनुभव केवल वर्तमान काल तक ही सीमित नहीं है, इसका प्रयोग वर्तमान के साथ साथ भूतकाल और भविष्य संबंधी अनुभूतियों पर भी किया जा सकता है। हम आज को देख रहे हैं, ये हमारी क्षमता है।
हम भूत को भी देख सकते हैं, टाइम मशीन बोलती है साइंस इसको, हम भविष्य को भी देख सकते हैं। और भारत में ही ऐसे महान पुरुष हैं जो त्रिकालदर्शी कहलाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों बता लेते हैं ऐसे लोग, और ये संभव है, ये बर्कले भी कह रहा है। समझ गए बर्कले को? अजीब सा रहस्य में आ गए हो ऐसा लगता है ना इन चीजों को पढ़ते हो तो। ठीक, अब आ गया डेविड ह्यूम, आज पढ़ ही लेते हैं। इतना बढ़िया बेचारे लोग समझाए। कौन समझाए? ए बर्कले नहीं और लाक। ऐसा लग रहा था कि ईश्वर वगैरह को प्रूव कर ही डाले इन लोग, आत्मा को समझा ही डाले। कोई ऐसा है जो सबको क्या कर रहा है, देख रहा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, आत्मा सबको देख रही है, तो मैं आत्मा को भी देख सकता हूं। और उसके बाद हुआ क्या, कई ऐसे लोग भी पैदा हुए जिन्होंने कहा कि हमने आत्मा को देखा है। जैसे अभी मैं तुमको चमका रहा था, भूत भविष्य देखने वाले लोग हैं ऐसे करके, ठीक, तुम उनको खोजने भी निकलोगे, कई लोग सही निकलेंगे, कई लोग दावा भी करेंगे, कोई उसको प्रूफ नहीं कर पाएगा सही तरीके से। सर संवेदन पूर्ववर्ती कैसे है सर? हाँ बता रहा हूँ, अभी वहां पर जाने वाले हैं ऑलरेडी। पूर्ववर्ती संवेदन कैसे नहीं होगा यार? आपने जिस संवेदन को अभी अनुभव किया है ना, बाद में वो याद आएगा तो पूर्ववर्ती है, ऐसा समझ लो। तो स्वसंवेदन को उसके बाद माना है? हाँ, कहाँ पर लिखा है बेटा? यहाँ पर लिख के बोल रहे हैं कहीं पर, देख तो कहीं पर पूर्ववर्ती शब्द का मैं अभी प्रयोग किया हूँ क्या? देखते हो नहीं सर, किस संदर्भ में बोल रहा है? नोट्स में सर। हाँ मैं बता दूंगा, रुकना, एक्सप्लेन कर लूंगा, कोई भी चीज गड़बड़ नहीं है। अभी धारा को मत तोड़, थोड़ा सा रुक जा, नहीं तो फिर उसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में जो असली चीज है वो गड़बड़ा जाएगी। पूर्ववर्ती शब्द को यदि छोड़ दें तो बाकी समझ में आ रहे हैं बाबू रे? ठीक, लाक क्या कहा समझ गया, उसके आधार पर बर्कले क्या कहा, सत्ता क्या है बोला, दृश्यता है। अब उसके बाद ये इसी शब्दों को लेकर, कौन कौन से शब्दों को, सरल प्रत्यय, इन्हीं शब्दों को लेकर ह्यूम संदेह पैदा करेगा। इसलिए ह्यूम कैसा दार्शनिक कहलाएगा? संदेहवादी। वो कहेगा कि हम, जैसे तुम्हारा एक पूर्ववर्ती शब्द आ रहा है ना, हम उसी चीज का अनुभव करते हैं, या हम आंख बंद करके जब हम उसका अमूर्तीकरण करने लगते हैं तो हमें वही चीज दिखती है जिसे हम पहले देख सुन या समझ चुके हैं। मैं तुम्हें आंख बंद करके सेब को देखो बोलूंगा, दिख जाएगा। मैं तुम्हें आंख बंद करके किसको देखने को बोलूंगा? हाथी को। बिल्कुल आंख बंद करो, हाथी दिख गया, सबको दिख गया होगा। हाथी सूंड उठा रहा है, सबको दिख गया होगा। हाथी चल रहा है, चलते हुए भी दिख गया होगा, क्योंकि आपने हाथी को क्या किया है, देखा है। तो ह्यूम बोलेगा वही चीज दिखती ही यार, उसी चीज का अनुभव होता है जिसको तुम प्रत्यक्ष रूप से कहीं देखे रहते हो। आत्मा परमात्मा को तो कोई प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, लेकिन जब हम आंख बंद करके ध्यान करने बैठते हैं ना, तो ईश्वर और आत्मा के नाम पे ना हमको इस जगत की कोई कोई चीज दिखने लगती है। हमें कुछ प्रकाश जैसा दिखने लगता है, हमें कुछ और अच्छा अच्छा लगने लगता है, और हम अपने आप को ठग देते हैं कि हमने आत्मा का क्या कर लिया, अनुभव, या ईश्वर का हमने क्या कर लिया, अनुभव कर लिया। ये सब फालतू बात कर रहे हैं, ऐसा समझ गए? इन्हीं के तीर से इन्हीं के ऊपर क्या कर दिया, निशाना, और फिलॉसफी फिर उलझ गई। कहां पर जाकर? ह्यूम पे। मैं बहुत संक्षिप्त में समझाया हूं क्योंकि परीक्षा निकलवाना जरूरी है। इन सब की किताबें हैं इसी टॉपिक पे। फिर ह्यूम के इस समस्या का हल करने के लिए कांट आएगा। तो आज हमने 3 लोगों को पढ़ा। कौन कौन से 3 लोगों को पढ़ा? लॉक, बर्कले, ह्यूम। अब देखो ह्यूम को समझा रहा हूं, डेविड ह्यूम। बोलना बोलना, बीच में कुछ बोल के रुक गए। देखो ह्यूम क्या लिखता है। ह्यूम समझाएगा संस्कार और प्रत्यय, बाह्य ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संवेदन तथा स्व संवेदन को ह्यूम संस्कार कहता है। अंतर समझना, कौन कौन से शब्द बोल रहा हूं मैं? संस्कार और प्रत्यय। संस्कार अधिक सजीव और स्पष्ट होते हैं। जैसे किसी वस्तु को आपने देखा तो आपको जो प्रभाव आया वो संस्कार है। सेब को देखकर सात्विक प्रभाव आया, अच्छा लगा उसके स्वाद को देखकर, ठीक है। और आपने सेब के बदले बेशरम का फूल देख लिया, आपको कोई घृणा का प्रभाव आएगा। मुर्गे को देखकर किसी के मन में खाने का प्रभाव आया, कोई उसको काट रहा है तो देखकर घृणा का प्रभाव आएगा। तो आपने जिस चीज को देखा उसको देख करके आपके मन में तत्काल जो प्रभाव आया वो संस्कार है। और यदि वो प्रभाव क्षीण पड़ गया, फिर भी आप आंख बंद करोगे, वो प्रभाव अनुभव होगा, तो वो प्रत्यय है। प्रत्यय क्या है? संस्कारों का धुंधला रूप। अभी सेब खाए हो, अच्छा लग रहा है,
अभी चाय पिए हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन 2 दिन बाद यदि आप चाय नहीं भी पिए हो, आपके मन में चाय का स्वाद आ जाता है, धुंधला सा स्वाद आ जाता है ना। आपने जैसे क्या खाया होगा, छेना टोस्ट, छेना बर्फी, या कोई अच्छा वाला केक खाया होगा किसी फ्लेवर का, मैं अभी याद दिलाने का प्रयास करूंगा, एक धुंधला सा उसका स्वाद आपके मन में आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यय। जो ज्यादा स्पष्ट है वो संस्कार, जो कम स्पष्ट है वो प्रत्यय। किसी से मार खाए हो, किसी से नफरत कर रहे हो, 6 महीने बाद भी उसका प्रत्यय दिमाग में आएगा, उसका नाम सुन के ही मन में क्या पैदा होगा, एक क्रोध, एक चिढ़। लेकिन समय के साथ साथ वो प्रत्यय क्या होने लगता है, धीमा पड़ने लगता है। इसलिए हम लोग इंतजार करो बेटा बोलते हैं, कोई नया नया टेंशन लेके आया रहता है, वेट कर, समय गुजरने का इंतजार कर, उसका प्रत्यय क्या होगा, धीमा। तो ह्यूम क्या बोल रहा है, 2 शब्द बोल रहा है, संस्कार और प्रत्यय। जो बहुत तेज है, अभी अभी अनुभव में आया है, वो संस्कार, और वो धुंधला होते गया तो क्या हो गया, प्रत्यय। इस 2 के आधार पर उसने आत्मा और ईश्वर को फिर से गायब कर दिया दुनिया से। ह्यूम के अनुसार अज्ञात भौतिक तत्व का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, तो किसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, आत्मा का भी। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि उन्हें आत्मा की अनुभूति होती है। मैं जब जब आत्मा का अनुभव करने के लिए गहराई में प्रवेश करता हूं, तब किसी न किसी संस्कार अथवा प्रत्यय से टकरा कर रह जाता हूं। ये प्रत्यय सर्दी, गर्मी, छाया, प्रकाश, प्रेम, घृणा आदि से संबंधित है। इसलिए मैं ईश्वर और आत्मा के नाम पर प्रत्ययों का अनुभव करता हूं। जितने लोगों को स्वर्ग की बातें करते सुनोगे, वो बहुत प्रकाश है वहां, ऐसा बोलते हैं। आंखें बंद थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पुनर्जन्म जैसा हो जाता है। मरते मरते कोई बच गया तो बातें इसी तरह की करता है वो। या कोई ध्यान में भी जाता है तो उसे ईश्वर वगैरह कुछ नहीं मिलता। गाली भी एक ख्याल अच्छा है, सुने हो कि नहीं। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गाली भी एक ख्याल अच्छा है। वो खुश हो जाता है कि मैंने ईश्वर या आत्मा को देख लिया, लेकिन वो कभी नहीं देख सकता। उसे केवल सुख इत्यादि के प्रत्यय ही क्या कराते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। ये पूरी दुनिया संशय में है, किसी के ऊपर बिलीव मत करो। सब कुछ क्या है, संदेह के घेरे में। जहां पर सोचता हूं करके डेकार्ट शुरू किया था, और सोचने के आधार पर उसने आत्मा को प्रूव किया था, यहां पर इसने सब चीज को किसमें डाल दिया, संशय में डाल दिया। ज्ञान कभी पूर्ण हो नहीं सकता, बुद्धि कभी ज्ञान पूरी तरह से दे नहीं सकती, ऐसा सब ये क्या करने लगा, संशय पैदा करने लगा। इसलिए डेविड ह्यूम क्या कहलाता है, संशयवादी। अब इसकी समस्या का समाधान कल के एपिसोड में देखेंगे। फिर इसको कोई समझाने का प्रयास करेगा, वो रहेगा कांट। अब बोल यार तू क्या बोल रहा था, मिल गया सर, वो देख उसको तुरंत मिल गया। क्या भगवान मिल गया कि नोट से मिल गया, ठीक है। क्यों रे भाई, कहाँ गया पूछने वाले बाबू रे, कहाँ पे क्या लिखा है, तू भी पूछ ही ले। या चल ना ऊपर पूछ लेना क्लासरूम में, बाकी लोगों को चैन से टिफिन विफिन खाने दो, ठीक है, बहुत हो गया ज्ञान की बात।